ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे समय लगातार चलता रहता है और हर व्यक्ति का समय बदलता रहता है। सबका समय एक सा नहीं होता है। यह हमेशा ज्योतिषी और धर्मगुरु कहते आए हैं, बताते आए हैं। और जब समय अच्छा होता है तो मिट्टी में भी हाथ लगाते हैं तो वह सोना बन जाती है, और जब समय खराब होता है तो सोने को भी मिट्टी जैसी हालत सोने की हो जाती है। कुछ इसी तरीके की स्थिति अब केंद्र में देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून को सांसद का चुनाव बनारस से जीते, और चुनाव जीतने के बाद जो 400 पार का नारा लगाया था, तो वो 400 पार की जगह वो 292 पर आके सारी गाड़ी रुक गई। भारतीय जनता पार्टी 240 के आसपास 240 सीटों पर आकर रुक गई। और 4 जून के बाद से ही समय ने जो पलटा खाया है, तो उसी दिन नीट का परिणाम आ गया, जिसमें 24 लाख विद्यार्थी बैठे हुए थे। और उसमें जब परिणाम घोषित हुआ तो 67 परीक्षार्थियों को 720 में से 720 नंबर मिले। और एक तरफ चुनाव में परिणाम आ रहे थे और उसके बारे में समय के साथ आशंकाएं, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, वो एक भाजपा की चिंता बढ़ी। उसके साथ साथ नीट के परिणाम आने के बाद जिस तरह से राजनीतिक स्थितियां बदलना शुरू हुई, तो एक के बाद एक अभी तक जो हर दिन कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ें आ रही हैं जो मोदी सरकार के लिए परेशानी बढ़ाने का कारण बन रही हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। उन्होंने सर्वप्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी बराबरी के और समकक्ष आकर वो खड़े हो गए हैं। ओम बिरला साहब भी दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। अमित शाह और दूसरे लोग जो उनके आसपास के बहुत विश्वसनीय लोग थे, वो सब मंत्री पद पा चुके हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी सत्ता पाने के बाद भी सत्ता को चला पाना बहुत आसान नहीं हो रहा है। और एक के एक बाद एक जिस तरीके से प्राकृतिक प्रकोप या जो भी काम कर रहे हैं, ठीक उसका उल्टा परिणाम इस सरकार को झेलना पड़ रहा है। तो जैसे ही नीट का एग्ज़ाम 4 जून को आया और उसके बाद से देश भर में छात्रों में एक अलग तरीके की प्रतिक्रिया हुई, देश भर में आंदोलन शुरू हो गए और इसमें करोड़ों लोग नीट के परीक्षा परिणाम से जुड़ गए। अब इस नीट की परीक्षा की जो जिम्मेदारी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके जो मुखिया हैं दीपक जोशी जी, वह पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी के भतीजे बताए जाते हैं। और जबलपुर में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही, छत्तीसगढ़ में रही, उन्हें लोक सेवा आयोग का दायित्व सौंपा गया। फिर उसके बाद उन्हें यूपीएससी में मेंबर बनाया गया, यूपीएससी का अध्यक्ष पद दिया गया, और उसके बाद अब वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब इन परीक्षाओं को लेकर और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर जिस तरीके के सवाल पूरे देश भर में उठ रहे हैं, और पूरे देश में साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह छात्रों में और युवाओं में जिस तरीके का रोज़ देखने को मिल रहा है, वह सरकार के लिए अब भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। आज भी लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्षी दलों द्वारा नीट पर विशेष चर्चा कराने की मांग की गई, जिसे सरकार ने नहीं माना। सोमवार तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई।
लेकिन यह एक ऐसा मसला है जो सरकार की विश्वसनीयता तो ख़त्म कर ही रहा है, साथ साथ सरकार के लिए लगातार परेशानी भी बढ़ा रहा है। आज हो सकता था कि नीट के मामले में यदि सरकार तैयार हो जाती और विशेष चर्चा करा लेती और छात्रों को कोई ऐसा सॉल्यूशन देने पे आती कि जिससे छात्रों का रोज़ कम होता। 24 लाख छात्र कम नहीं हैं, इनके परिवार के लोग करोड़ों लोग हैं और परीक्षा परिणामों को लेकर जिस तरीके के लोगों में ये विश्वास बन रहा है कि पैसे लेकर या तो नियुक्तियां हो रही हैं या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिए जा रहे हैं और ये सब सुनियोजित रूप से हो रहा है। और पिछले 8-10 सालों में 70 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं या नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तरह तरह से लोगों के मन में एक शंका बैठ गई है और इस शंका को दूर करने का काम सरकार का ही होता है। लेकिन सरकार जिस तरीके से हठधर्मिता दिखा रही है तो उसमें ये मामलों में एक लोगों की सहानुभूति बने, मोदी जी का जो एक विश्वास था लोगों के प्रति वो बना रहे, तो ये ठीक इसके उल्टा हो रहा है। अब ये तो हुई नीट की परीक्षा और इन सब की बात ये हो रही कि शायद भगवान को भी अब ये पसंद नहीं है और मोदी जी को बार बार बताया जा रहा है कि उनका समय शायद अब वैसा नहीं रहा जैसा 2014 में था या 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब उनका समय था। अब आज वो उनका समय ख़त्म हो गया है, शायद यह समय दूसरों का शुरू हो रहा है। इसको इसलिए भी माना जा सकता है कि अयोध्या राम मंदिर का जो मुद्दा था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को आशा थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर ही एकमात्र ऐसा मुद्दा होगा जिससे हम लोकसभा में 400 सीटों से ज़्यादा चुनाव जीतकर वापस आएंगे। लेकिन उसी राम मंदिर में का मुद्दा चुनाव के दौरान नहीं उठा। धर्म का जो मामला धार्मिक ध्रुवीकरण का बनाने की कोशिश की गई, उसे जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया और मतदान भी हो गया, मतगणना भी हो गई और चुनाव परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिला। ये एक तरीके से खतरे की घंटी थी। इसको पहचानते हुए आगे की राजनीति यदि सही ढंग से होती तो लगता कि हाँ, ये सरकार अब अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी। लेकिन अयोध्या में जो राम पथ बना था वो कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया। राम मंदिर के अंदर पानी रिस के जाने लगा, ऊपर से छत से रिस के और नीचे घर घर में पानी पहुंचने लगा। अयोध्या के जो पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, उनने खुद मीडिया के सामने आकर ये बात कही कि मंदिर में पानी बड़ी तेज़ी के साथ भर रहा है और यदि तुरंत कोई इंतज़ाम नहीं किए गए तो बरसात में भगवान राम लला की पूजा और दर्शन मुश्किल हो जाएंगे। यहाँ पर पानी के कारण प्रवेश नहीं संभव नहीं होगा। उसके बाद से लगातार अयोध्या में रेलवे की जो बाउंड्री वाल बनी थी स्टेशन की, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया था, वह भी गिर गई। तो ये सब जो अपशगुन हैं ये क्यों हो रहे हैं? अयोध्या का अपशगुन ख़त्म हुआ ही नहीं था कि डुमना एयरपोर्ट जो जबलपुर में बना है 450 करोड़ की लागत से ये तैयार हुआ था और मार्च माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अब वह उसका भी शेड ऊपर गिर गया और भारत सरकार की आयकर विभाग की एक कार खड़ी थी, वो उसके ऊपर आकर गिरा और वो कार की छत वत सब टूट गई। वो मामला शांत हुआ नहीं था। आज सुबह दिल्ली का एयरपोर्ट का वो पूरा सेट गिर गया और उसमें भी एक आदमी की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। ये क्या हो रहा है? किसी भी तरीके से एक के बाद एक आज पानी दिल्ली में जिस तरीके से भरा है और वहाँ एनडीएमसी जो पूरे उस क्षेत्र का विकास कर रही है वो केंद्र सरकार के अधीन है
और एनडीएमसी के अध्यक्ष जो हैं वो भी केंद्र सरकार के मेरा ख्याल है उपराज्यपाल ही उसके अध्यक्ष होते हैं। आज दिल्ली पानी पानी हो गई। दिल्ली में पानी को लेकर पिछले 15-20 दिनों से बहुत राजनीति हो रही थी। आम आदमी पार्टी वहाँ आंदोलन कर रही थी कि हरियाणा से पानी कम दिया जा रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, हरियाणा से और ज़्यादा पानी दिलाने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा तो मिला नहीं और कम हो गया। और पानी में दोनों आम आदमी पार्टी भी आंदोलन कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी भी आंदोलन कर रही थी, लेकिन भगवान ने ऊपर से पानी भेज के और आज दोनों ही राजनीतिक दलों को पानी पानी करके अपनी शक्ति का एहसास करा दिया है। आज दिल्ली में नाव चल रही है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, बड़ी गाड़ियां फंस गई हैं और ईश्वर ने एक तरह से अपनी ताकत राजनीतिक दलों को बता दी है कि देखो ये जब आप अति करते हो तो अति को इस तरीके से प्रकृति स्वयं नियंत्रण करने की बात करती है। बात केवल इतनी अकेली सी नहीं है कि एयरपोर्ट में 2 जगह एयरपोर्ट एक साथ गिर गए, अयोध्या में राम मंदिर को लेके ये हुआ, अभी हाल ही में एक रेलवे दुर्घटना हुई थी 17 जून को दार्जिलिंग में, जहां 2 मालगाड़ी और ट्रेन जो है आपस में टकरा गई, इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। मतलब 4 जून के बाद ऐसा कोई दिन नहीं है जब कोई ना कोई ऐसे अशुभ समाचार सुनने और देखने को ना मिल रहे हों। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अब ज़्यादा दूरी नहीं है। 240 सीटें के साथ भाजपा स्पष्ट बहुमत में है। एनडीए के पास 292 सीटों का बहुमत है, लेकिन विपक्ष भी 234 सीटों के साथ अब सदन में अपनी ताकत दिखा रहा है। सर्वसम्मति से यदि अध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराती और उपाध्यक्ष का पद यदि विपक्ष को देती तो एक राजनीतिक समन्वय बनता और सरकार और विपक्ष के बीच में एक समभाव बनने की कोशिश होती और उसके परिणाम शायद देश के लिए अच्छे होते। लेकिन ये टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ओम बिरला साहब अध्यक्ष बन गए दूसरी बार, लेकिन उपाध्यक्ष पद को लेकर अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। उल्टे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उससे प्रधानमंत्री मोदी के लिए मुसीबत ही बढ़ रही है। बिहार, जहां की 12 सीटों का नीतीश कुमार की पार्टी का समर्थन केंद्र सरकार के पास है, वहाँ के भाजपा नेता ये बोलते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की तो अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोटस अभियान चला के कई सरकारों को गिराया गया है, या जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, एक पूरा इतिहास है, शिवसेना, अकाली दल और भी दूसरे, चिराग पासवान पिछली बार उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। तो जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी आशंकित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आयकर और ये ईडी और सीबीआई का दबाव बनाकर और फिर से लोटस अभियान चला के और भारतीय जनता पार्टी सदन में स्पष्ट बहुमत के लिए प्रयास करे ताकि हम लोगों की पार्टियां ख़त्म हो जाएं। तो इस आशंका के कारण सब भयाक्रांत हैं और भय होने के कारण लोग जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। और वो जो निर्णय इस समय ले रहे हैं वो निर्णय ऐसे अच्छे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वो समय का प्रभाव हो, ज्योतिष की दृष्टि से मैंने एक आध बार और भी कहा था कि वो राजीव नारायण जी जो भविष्यवाणी लगातार कर रहे हैं और उनकी अधिकांश भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई हैं। उनका भी कहना था कि 4 जून के बाद से स्थितियां बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं और मोदी सरकार के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती चली जाएंगी और इनमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर विघटन की भविष्यवाणी उन्होंने कर रखी है। और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं पार्टी के अंदर से भी और राजनीतिक हलकों में पार्टी के बाहर से भी,
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरीके से टकराव बढ़ रहा है, तो वो सारे के सारे निर्णय ऐसे हो रहे हैं जो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। अभी आपातकाल को लेकर एक पहले लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने आपातकाल का उल्लेख करते हुए और 2 मिनट की श्रद्धांजलि सदन में देने का काम किया था। उसका विपक्ष ने, विशेष रूप से कांग्रेस ने, विरोध किया था। अब 50 साल बाद इमरजेंसी के गड़े मुर्दे को उखाड़कर एक हिसाब से वर्तमान सरकार, मोदी सरकार ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया। दूसरे दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल को शामिल किया गया। शायद मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये बात भूल गई हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष माने जाते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 96 साल की उनकी उम्र है, और उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि भारत में अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। तो ये उन्होंने तब कहा था, उसको भी 9 साल 10 साल होने को आ गए, और आज पिछले 5 सालों में तो अघोषित आपातकाल जैसी स्थितियों पर लगातार चर्चा विपक्षी भी कर रहे हैं और अन्य दलों के लोग भी कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो आपातकाल था। आपातकाल में जो कुछ भी हुआ था, किसी भी आदमी को जब जेल में बंद किया गया था तो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए गए थे, उसकी प्रतिष्ठा को कहीं आघात नहीं पहुंचाया गया था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में ईडी, सीबीआई द्वारा जो भी विपक्षी दलों पर कार्रवाई की गई है, उन सबकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाते हुए उन्हें अपराधों में फंसा के और कई वर्षों से या कई महीनों से जेलों में बंद रखा जा रहा है। तो यह जो अघोषित आपातकाल है और घोषित आपातकाल है, उसके बीच में एक नई चर्चा सरकार ने ऐसे समय पर शुरू कराई है जब इसका कोई महत्व नहीं था। सबको मालूम है कि 1977 में आपातकाल के कारण इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी और वो विपक्ष में बैठी थी। सरकार उस समय पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, लेकिन ये सरकार 2.5 साल से ज़्यादा नहीं चल पाई, और 1980 में जब लोकसभा के चुनाव फिर हुए तो लोगों ने 1971 में जो इंदिरा गांधी को जिताया था, पूरा 2/3 बहुमत करीब करीब दिया था, उससे ज़्यादा, 1 सीट ज़्यादा 1980 में इंदिरा गांधी को देकर और उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया था। तो ये जो प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया है, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी थी, पहले बार वो 71 में बनी, 67 में बनी, और उसके बाद 1980 में फिर प्रधानमंत्री बनी। तो ये जो सौभाग्य उन्हें मिला था, तो जनता ने तो उन्हें आपातकाल के दंड से मुक्त कर दिया था, और आपातकाल को लोग अच्छा बताते थे, अनुशासन पर्व की तरह मानते थे। और सिर्फ ये बात है कि आपातकाल में जो मीसाबंदी के रूप में लोग रखे गए थे, उनमें जो राजनेता थे, उनके साथ साथ उसी धारा में तस्करों को, अपराधियों को, और ये जो गुंडे बदमाश होते थे, मुनाफाखोर, जमाखोर होते थे, उनको भी उस समय में 1975 में मीसाबंदी के रूप में जेलों में बंद करके रखा गया था। इसी तरीके की धारा अभी भी है, 151 धरना प्रदर्शन जो करते हैं उनके ऊपर भी लगती है, और जो आवारा घूमते हैं, कहीं ऐसी गतिविधियों में, संदिग्ध गतिविधियों में पकड़े जाते हैं, उन्हें पुलिस 151 में ही बंद करती है। तो मीसाबंदी के रूप में जैसे इंदिरा गांधी को ये था कि हाँ भाई, हमने लोगों को बंद रखा, ये कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन जिस तरीके की स्थितियाँ बनी थी कि जयप्रकाश नारायण जी ने ये कह दिया था सार्वजनिक रूप से कि सेना, पुलिस और अधिकारी सरकार की बात नहीं माने, और जिस तरीके से पूरे देश भर में उस समय आंदोलन चल रहे थे, महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल की अभाव और तरह तरह से जो परेशानियां थीं, तो जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह हिंसक आंदोलन होने शुरू हो गए थे। तो उनको नियंत्रित करने के लिए संविधान के अनुरूप ही आंतरिक इमरजेंसी लगाई गई, और वो कानूनन थी। लेकिन जो अभी हो रहा है, तो अभी सब लोग सरकार द्वारा जो
अघोषित आपातकाल में जिस तरीके के जुल्म ढाए जा रहे हैं उसको लेकर अब लगातार बातें हो रही हैं। तो इससे सरकार को आगे चलकर नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और ये इन्हें सलाह कौन देता है? अभी पप्पू पप्पू करके जिस राहुल गांधी को राजनीति से बेदखल करने की बात की गई थी, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कही गई थी, आज वही सबसे बड़ी चुनौती के रूप में राहुल गांधी और कांग्रेस सामने है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर यदि कोई आदमी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है तो वह राहुल गांधी है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि यदि उन्हें अपनी सरकार तीसरी बार भी चलाए रखना है तो वो निर्णय लेते समय बहुत समझदारी के साथ निर्णय लें। और इस समय यह टकराव का समय नहीं है, ये मिलजुल कर, और यदि वो समन्वय की राजनीति करेंगे तो ये मामला आगे बढ़ेगा। अदरवाइज देश को फिर एक मध्यावधि चुनाव देखना पड़ सकता है। जो हालत बन रहे हैं उसको लेकर अब राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और जैसे 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए थे, वैसे ही कभी भी यह सरकार गिर सकती है और जल्द ही दोबारा चुनाव होने की स्थितियां बन सकती हैं। तो बहरहाल जो भी है, लेकिन समय ठीक नहीं है। ज्योतिषी भी ये बात बार बार कह रहे थे। और जिस तरीके से प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, उन प्राकृतिक घटनाओं में यदि हम जोड़ें तो कोई भी एक अच्छा काम ऐसा नहीं हो रहा है जो इस बात को इंगित करता हो कि सरकार के ऊपर मतलब भगवान की कृपा है। जिस भगवान राम के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों तक शासन किया, वही भगवान राम का नाम लेना भी अब भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद भूल चुके हैं। पहले जो बात बात में भगवान राम के नारे लगते थे, अब मोदी जी ने उड़ीसा में जाके भगवान जगन्नाथ का नारा लगा दिया और राम के नाम की अब चर्चा नहीं करते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश भर के लोगों में चर्चाएं हो रही हैं। और उन चर्चाओं को भी अब प्रधानमंत्री मोदी को समझना होगा और राजनीति के तौर तरीके समय रहते हुए बदलने होंगे। धन्यवाद।